गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो बचे हुए हमारे फंडामेंटल यूनिट्स हैं। हमने 1 मीटर को डिफाइन कर दिया, 1 किलोग्राम को डिफाइन कर दिया, 1 सेकेंड को डिफाइन कर दिया, 1 एम्पियर को डिफाइन कर दिया। अब जो हमारे बचे हुए हैं हम उनकी बात करते हैं और उसमें सबसे पहले बात करते हैं 1 केल्विन। 1 केल्विन, तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए भाई केल्विन किसकी यूनिट होती है। केल्विन टेम्परेचर का, ताप का एसआई मात्रक है। और अब हम 1 केल्विन की डेफिनेशन देंगे। तो पिछले वीडियो में मैंने 1 केल्विन को डिफाइन करने के लिए जल के ट्रिपल पॉइंट की बात की थी, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। जल का त्रिक बिंदु, ये क्या होता है जल का त्रिक बिंदु? यानी आप एक ऐसे टेम्परेचर की बात कर रहे हैं जिस पर जल की तीनों अवस्थाएं साम्यावस्था में रह सकें, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 0.01 डिग्री सेल्सियस। तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर ये होता है। अगर आप इसको केल्विन में लिखेंगे तो 273.15 प्लस 0.01 इक्वल हो जाएगा 273.16 केल्विन। तो ये होता है जल का त्रिक बिंदु। और अब हम परिभाषा देना चाह रहे हैं 1 केल्विन की। देखिए बड़ा सिंपल सा होता है परिभाषा देना। अगर आपको ये चीज पता है और मैं लाना चाहता हूं कि ये 1 केल्विन कब बनेगा। कोई भी चीज है, जैसे अभी कल परसों की बात हुई थी कि 5 है और उसको बंद करना है तो 1.5 का मल्टीप्लाई कर दिया, और हम इसको बंद करना चाहते हैं तो इसमें किस चीज का मल्टीप्लाई करें? 1/273.16 का। यानी जल के त्रिक बिंदु का 1/इतने जो भाग होगा वो कितना आ जाएगा काटने के बाद? 1 केल्विन। तो 1 केल्विन की सिंपल सी परिभाषा क्या हो गई? जल के त्रिक बिंदु के 1/273.16वें भाग को त्रिक बिंदु का, त्रिक बिंदु किसका? जल का, जल के त्रिक बिंदु का इतनेवां भाग। सिंपल सी डेफिनेशन हो गई 1 केल्विन की। अगर आपको ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर आता है तो केवल आप ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर जितना है उसका उतने का डिवाइड कर दिया तो बन आ जाएगा। तो सिंपल सी परिभाषा हो गई, जल के त्रिक बिंदु ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर के 1/273.16वें भाग को 1 केल्विन कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, अगला जो पॉइंट है आपका 1 केल्विन के बाद एक कैंडेला। वन कैंडेला, देखिए ये जो कैंडेला लिया गया है ये कैंडल से लिया गया है, और ये किसका मात्रक होता है? ये ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी का मात्रक होता है कैंडेला, और हम उसमें 1 कैंडेला को डिफाइन करना चाहते हैं। देखिए ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी की बात अगर की जाए जिसे तीव्रता कहते हैं, तो तीव्रता वास्तव में किस चीज को कहते हैं? तीव्रता का मतलब होता है ऊर्जा, एनर्जी। लेकिन कौन सी एनर्जी? पर यूनिट एरिया से, यानी बटे में क्षेत्रफल, और इनटू सेकेंड यानी टाइम। तो किसी भी कोई भी चीज है और वो लगातार एनर्जी रेडिएट कर रही है, जैसे सन है, सन लगातार ऊर्जा निकाल रहा है, तो उसकी जो ऊर्जा है उसे कोई ना कोई ग्रहण कर रहा है। हमारा पूरा जो एटमॉस्फेयर है वो उस ऊर्जा को ग्रहण कर रहा है। तो किसी भी जगह पर यूनिट एरिया पर सेकंड जितनी एनर्जी आ रही है उसको कहते हैं उसकी इंटेंसिटी, उसकी तीव्रता। अब बात आती है यहां पर कि भाई ज्योति तीव्रता का मात्रक 1 कैंडेला हो गया, और 1 कैंडेला किसको लिया जाए? तो हम एक ब्लैक बॉडी की बात कर रहे हैं। ब्लैक बॉडी का मतलब होता है, ब्लैक बॉडी का मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो ब्लैक है, बल्कि ब्लैक बॉडी का मतलब ये है कि वो अपने ऊपर आने वाली टोटल एनर्जी को क्या कर ले? एब्जॉर्ब कर ले। लेकिन जो जितना अच्छा एब्जॉर्बर होता है उतना ही अच्छा इमिटर होता है, यानी जितनी जल्दी वो एब्जॉर्ब करेगा उतनी जल्दी ही उसको इमिट करता है। लेकिन हम यहां बात करना चाह रहे हैं, मान लीजिए हमने कोई ब्लैक बॉडी ली, ये कोई ब्लैक बॉडी है,
और इस ब्लैक बॉडी से एनर्जी निकल रही है, जैसे सन से एनर्जी, सन को ब्लैक बॉडी कह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस ब्लैक बॉडी से लगातार क्या निकल रही है, एनर्जी निकल रही है, चारों तरफ निकल रही है एनर्जी, इससे रेडिएशन निकल रहा है चारों तरफ। सन ही मान लीजिए आप इसको एक तरह से, तो इससे रेडिएशन निकल रहा है चारों तरफ। लेकिन निकलने वाली जो ऊर्जा होती है वो उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, इसके प्रेशर पर भी डिपेंड करती है कि भाई इस बॉडी का, जैसे आपने देखा होगा, मान लीजिए एक कप खौलती हुई चाय रखती ठंडा होने के लिए, तो उससे एनर्जी निकल रही है। चाय जितनी ज़्यादा गर्म होगी तो एनर्जी ज़्यादा निकलेगी, टेम्परेचर कम हो जाएगा तो एनर्जी कम निकलेगी। इसका मतलब डेफिनेटली जो रेडिएशन निकलता है किसी बॉडी से वो उसके टेम्परेचर पर, उसके प्रेशर पर डिपेंड करता है। अब हम डिफाइन करना चाहते हैं वन कैंडेला, यानी कितनी तीव्रता निकल रही है, कितनी एनर्जी निकल रही है। तो तीव्रता बात समझ गए आप, तीव्रता का मतलब ऊर्जा पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, एक सेकंड में 1 मीटर स्क्वायर एरिया से कितनी एनर्जी निकलती है उसको तीव्रता कहते हो आप। तो तीव्रता वाली बात कीजिए। अब हम कह रहे हैं ये कोई ब्लैक बॉडी है और ब्लैक बॉडी से एनर्जी निकल रही है और उसके किसी, भाई अब ये तो बहुत बड़ी हो सकती है, इसका मतलब इतने बड़े क्षेत्रफल की बात थोड़ी करेंगे, बल्कि अब हम एक कैंडेला किसको कह रहे हैं, यानी इसके इतने क्षेत्रफल की बात हम कर रहे हैं, लेकिन ये क्षेत्रफल कितना है, 1/60 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी हम इस ब्लैक बॉडी के इतने क्षेत्रफल की बात करें, 1/60 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की, सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट जो लिया हमने सेंटीमीटर स्क्वायर लिया, और वो भी कैसे, भाई इससे तो तिरछी भी हो सीधी, तो लेकिन परपेंडिकुलर निकलने वाली, इसके लंबवत निकलने वाली ऊर्जा की बात कर रहे हैं। कैसी, परपेंडिकुलर, लंबवत। तो ये बॉडी तो लगातार ऊर्जा निकाल रही है, लेकिन हम कितनी ऊर्जा की बात कर रहे हैं, इसके इतने 1/60 सेंटीमीटर स्क्वायर से निकलने वाली, और वो भी कैसी, लंबवत निकलने वाली ऊर्जा की। लेकिन कब, जब इसका टेम्परेचर, भाई इसका ताप क्या होना चाहिए, इसका दाब क्या होना चाहिए, तो दाब होना चाहिए 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हालांकि ये देखिए अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे डेसिमल में तो 1 2 3 4 5 तो 1.01325 तो 1.1 × 10⁵ के आसपास आ जाएगा। लेकिन जब बेसिक डेफिनेशन दी जाती है, जब फंडामेंटल यूनिट की डेफिनेशन दी जाती है, तो हमें पूरी बात कहनी पड़ती है। इसलिए आप इसको पूरा याद रखोगे, 101 ये डेसिमल नहीं है, ये वैसे कॉमा लगा दिया, 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इतना प्रेशर बॉडी का होना चाहिए। दूसरी बात, टेम्परेचर, टेम्परेचर होना चाहिए प्लेटिनम के गलनांक के बराबर। तो ताप कितना होना चाहिए, प्लेटिनम की गलनांक के बराबर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्लेटिनम की बराबर। तो देखिए इसकी परिभाषा देना थोड़ा सा मुश्किल लगता है स्टूडेंट को, उससे समझने में दिक्कत होती है, लेकिन अलग अलग स्टेपों में 3-4 चीजों को याद रखिए। पहली बात, किसी कृष्णिका, ब्लैक बॉडी को हिंदी में कहते हैं कृष्णिका, किसी ब्लैक बॉडी के कितने क्षेत्रफल से, तो ये क्षेत्रफल याद रखिए। कैसे निकलने वाला, लंबवत, ये बात याद रखिए। टेम्परेचर कितना होना चाहिए ब्लैक बॉडी का, प्लेटिनम की गलनांक के बराबर, और उसका प्रेशर कितना होना चाहिए, 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब आप इसकी डेफिनेशन बड़ी आसानी से दे सकते हो, यानी आप कह सकते हो किसी भी ब्लैक बॉडी के, किसी भी कृष्णिका के 1/60 सेंटीमीटर स्क्वायर से लंबवत निकलने वाली तीव्रता, लंबवत निकलने वाली तीव्रता को एक कैंडेला कहते हैं। ध्यान दीजिए, किसी भी ब्लैक बॉडी के 1/60 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल से उसके लंबवत निकलने वाली तीव्रता को एक कैंडेला कहते हैं, जबकि इस कृष्णिका का ताप प्लेटिनम की गलनांक के बराबर और उसका दाब 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ये आपकी डेफिनेशन होगी, बड़ा सिंपल सी डेफिनेशन होगी। तो पॉइंटों को समझने की कोशिश करिए और फिर उसको परिभाषा का रूप, उन शब्दों को आप परिभाषा का के रूप में परिभाषित करते हैं। अब इसके बाद जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है एक मोल, और इसी के साथ में हमारी सातों जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं उनकी परिभाषाएं कंप्लीट हो जाएंगी। आप एक एक करके अपना नियम बना लीजिए, कंटिन्यूटी को आप फॉलो करिए। देखिए मैं कंटिन्यूटी पे बहुत जोर देता हूं, क्योंकि कंटिन्यूटी वास्तव में किसी भी चीज़ के लिए एक बेस है।
आपको जो भी चीज़ मिल रही है वो कंटिन्यूटी की वजह से मिल सकती है, इसलिए कंटिन्यूटी को फॉलो करें। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एक मोल की। अब और ये लास्ट डेफिनेशन है, तो वन मोल को कैसे डिफाइन किया जाए, वन मोल क्या है? तो सबसे पहले तो आप ये बताइए भाई मोल किसका यूनिट है? तो मोल यूनिट होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक होता है उसको मोल कहते हैं, वन मोल। अब वन मोल को आपको डिफाइन करना है, तो पदार्थ की मात्रा का मात्रक तो हो गया मोल। अब वन मोल को आपको डिफाइन करना है, तो आप कोई भी पदार्थ लेके बात कर सकते हैं। यानी आप कह रहे हैं कि वन मोल क्या चीज होगी, यानी किसी पदार्थ की वह मात्रा, कौन सी मात्रा, जिसमें उसके परमाणुओं की संख्या, समझ लो ना, मान लो ये कोई पदार्थ है और इस पदार्थ की वह मात्रा, कौन सी मात्रा, जिसमें उसके परमाणुओं की संख्या, जिसमें उसके परमाणुओं की संख्या। परमाणुओं को आप एक तरह से अणु भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी उसके एलिमेंट्री पार्टिकल्स की बात की जा रही है, जिसमें उसके परमाणुओं की संख्या। तो एक मोल वह पदार्थ है, पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उसके परमाणुओं की संख्या। अब बस ये चीज ध्यान रखनी है कि भाई एक मोल वह पदार्थ है जिसमें उसके परमाणुओं की संख्या कितनी हो, जितनी कार्बन 12, कार्बन लेते हो ना, ये 12 ऊपर लिख देते हैं इस कंपेरिजन। देखिए कार्बन 14 हो सकता है, कार्बन 12 है आपका, और भी ये आइसोटोप्स होते हैं, तो हम कार्बन 12 की बात कर रहे हैं, समस्थानिक होते हैं तो कार्बन 12 की बात कर रहे हैं। तो कार्बन 12 के 12 ग्राम, यानी कार्बन 12 के 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या। बात को समझने की कोशिश करिए। यानी एक मोल किस पदार्थ को कहोगे? एक मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उसके परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, जितनी कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या होती है। यानी कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने परमाणु होते हैं उतने ही परमाणुओं की संख्या किसी भी पदार्थ के एक मोल में होगी। क्लियर? तो यहां पर आपको एक मोल की परिभाषा जो देनी है, वहां वास्तव में जो कंपैरिजन किया गया है वो कार्बन 12 से किया गया है। यानी कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने परमाणु होते हैं उतने ही परमाणुओं के लिए किसी दूसरे पदार्थ की जो मात्रा ली जाएगी उसको आप एक मोल कहोगे। और देखिए यहीं पर एक वर्ड और आ जाता है नया, आवागाद्रो संख्या, एवोगैड्रो नंबर। तो वास्तव में कार्बन 12 के जो 12 ग्राम की बात आप कर रहे हो, 12 ग्राम में परमाणुओं की जो संख्या की बात कर रहे हो, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को एवोगैड्रो नंबर कहते हैं, उसी को आवागाद्रो संख्या कहते हैं। और इसको ए से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है 6.022 × 10⁻23। इतने परमाणु होते हैं। कार्बन 12 के 12 ग्राम में इतने परमाणु होते हैं, तो इसको तो कहते हैं एवोगैड्रो नंबर। ये आप लोगों को आना चाहिए। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे थे एक मोल की। तो एक मोल क्या है? मोल क्या है? पहली बात तो मोल पदार्थ की मात्रा का मात्रक है। अब पदार्थ की मात्रा का मात्रक है तो वन मोल को कैसे डिफाइन करेंगे? यानी किसी भी पदार्थ की वह मात्रा, किसी भी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उसके परमाणुओं की संख्या उतनी ही होती है जितने कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या। इट इज कॉल्ड वन मोल। ओके।